एक नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और ये इस चैप्टर की जो पाठ की है वो लास्ट हमारी क्लास होगी। इसके बाद फिर इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, यानी कांच। ठीक, कांच क्या है? तो हम कह सकते हैं कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। क्या है? कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, जिसका प्रयोग कई सारे उपकरणों को बनाने में किया जाता है। यहाँ पर कई सारे उपकरण दिख रहे हैं, जैसे दूरबीन में जो लेंस लगा होता है वो कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो गोल पेंदी वाला फ्लास्क, शंकु यानी कोनिकल फ्लास्क, और इसके बाद ये ग्लास की प्रिज्म, और इसके बाद दर्पण यानी जो शीशा जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये चश्मा। तो इनमें जो ये कुछ चीज़ें तो कांच से बनी हैं और कुछ में कांच की वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आइए कांच के बारे में देखते हैं कि क्या है। दिए गए चित्र 2.2 यानी ये का अवलोकन करें। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? यानी जो वस्तुएं दिख रही हैं इनको बनाने में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर हम लोग क्या पाएंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा कांच का प्रयोग किया गया है। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेकों रूप में किया गया है, जिसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता का मतलब आर पार देख सकते हैं, ऐसा गुण। ठीक, या ये कह सकते हैं जिनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आर पार हो जाए, वो पारदर्शिता के गुण के कारण इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र का मतलब जैसे सूक्ष्मदर्शी, लेंस, ठीक, एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। यानी प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर से पूछा जाए क्या कांच यौगिक है? नहीं, कांच तो क्या है? कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। अरे बात समझ, कांच क्या है? तो धातुओं के जो सिलिकेट होते हैं उनका मिश्रण होता है। और ये कई तरह जो साधारण कांच होती है, यानी कई तरह की कांच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें एक आती है साधारण कांच। सिलिका यानी जो बालू की मात्रा होती है, कह सकते हैं सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। यानी जब तरह तरह की, या कह सकते हैं कई प्रकार की कांच है, तो हर कांच का अलग अलग गलनांक भी होगा। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, यानी ये क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। हमने पहले ही बताया था कांच क्या है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसे गर्म करें तो यह गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और मुलायम होने के बाद ये गल जाती है। इस कारण इसे, यानी गल कर ये ठोस के रूप में न बदलकर ये द्रव रूप में बदल जाता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। कांच की कोई संरचना नहीं होती है। हम इसे हमको जैसे मान लीजिए हमें कांच का ग्लास बनाना है, तो हम कांच के ग्लास के आकार का जो सांचा था उसमें डाल दिया कांच को, तो कांच का ग्लास बन गया। और कोई अगर हमें पात्र बनाना है, गुलदस्ता वगैरह कुछ बनाना, तो ये हम उसी के पात्र के हिसाब से उसको उसी में डाल लेते हैं। ठीक, तो इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। गुणवत्ता, मान लीजिए अच्छी कांच बनानी है तो हमें अच्छे प्रकार के उसमें जो अवयव जिनसे बनी है कांच वो मिलाने पड़ेंगे।
तो ये डिपेंड किस पे करता है, कांच की गुणवत्ता डिपेंड करती है उसमें हम क्या मिला रहे हैं, कैसे पदार्थ मिला रहे हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का पदार्थ मिलाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा। और यदि हम खराब क्वालिटी का उत्पाद मिलाएंगे, खराब क्वालिटी का अवयव मिलाएंगे तो हमें उत्पाद भी खराब क्वालिटी का ही मिलेगा। इसके बाद आगे क्या कहते हैं कि कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कांच कई प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया साधारण या मृदु कांच। ठीक, कौन सी कांच, साधारण या मृदु कांच। पहले जिसमें क्या है, साधारण या मृदु, मृदु थोड़ा यानी कोमल होते, मुलायम होते हैं। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 और चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि साधारण कांच का उपयोग किसमें किया जाता है। तो साधारण कांच का उपयोग पूछा जाता है, साधारण कांच का उपयोग किसमें किया जाता है। तो साधारण कांच का उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला है कठोर कांच। तो यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। तो ये याद रखना कि कठोर कांच का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जो प्रयोगशाला के जो उपकरण, जितने भी प्रयोगशाला के उपकरण होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके बाद फ्लिंट या प्रकाशी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कांच है। यह है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी पहला वाला। दूसरा पोटेशियम कार्बोनेट यानी दूसरा वाला, ये इसका अवयव। बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसमें यानी इससे प्रिज्म, जो प्रकाशिक यंत्र वाला, प्रकाशिक यंत्र के लेंस, दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही बनाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ ये पूछा था कि प्रकाशिक यंत्र के जो लेंस वगैरह होते हैं वो किस कांच से बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं फ्लिंट कांच से। ठीक, इसके बाद चश्मे के जो लेंस बनाए जाते हैं वो किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मे के जो लेंस बनाए जाते हैं वो भी फ्लिंट कांच के ही बनाए जाते हैं। तो ये याद रखना, कांच से बनने वाले जो उपकरण है या उनसे बनने वाली जो वस्तु है उनके बारे में। अब कुछ और भी जाने, ये कुछ इम्पोर्टेंट सा है। धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं। हम लोग देखा होगा कि जब ज़्यादा धूप हो जाती है या ये कह सकते हैं गर्मी के सीज़न में, तो हम लोग चश्मों का प्रयोग करते हैं, रंगीन चश्मे लगा लेते हैं। ठीक, तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है या ये कह सकते हैं हम क्यों लगाए जाते हैं। तो कह सकते हैं धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि कांच के रंग को बदलने के लिए उसमें कौन सा या ये कह सकते हैं क्या मिलाया जाता है। तो सीरियम ऑक्साइड, या ये कह सकते हैं कांच को रंगीन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो कांच को रंगीन बनाने के लिए सीरियम ऑक्साइड, यानी रंगीन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक, अब ये करता क्या है, धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ ना दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा, यानी अब वर्तमान समय फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग किया जाने लगा है। आयोडाइड मिलाया जाता है, यानी जो अब फोटोक्रोमिक कांच उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो पूछा जाता है फोटोक्रोमिक कांच में क्या मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। उसमें क्या मिलाया जा रहा था, सीरियम ऑक्साइड। ठीक, इसमें सिल्वर आयोडाइड। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है।
छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंगीन हो जाते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना जरा क्या बताया गया है कि धूप में सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो विघटित हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड विघटित मतलब टूट जाता है, और टूट होने पर क्या बनता है, सिल्वर बना और दूसरा आयोडाइड बनाता है, यानी सिल्वर बन गया फिर आयोडाइड बन गया। और जो सिल्वर होता है वो क्या करता है, यह परत चश्मे के लेंसों को, चश्मे में जो लेंस लगे होते हैं गोल, उनको गहरा रंग प्रदान कर देता है, जिससे छाया में और जब छाया में पहुँचते हैं तो सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। यानी हम जब धूप में थे तो जो सिल्वर आयोडाइड था, ठीक, सिल्वर आयोडाइड जैसे हम इसका सूत्र होता है AgI, ठीक, तो ये सिल्वर अलग हो गया और आयोडाइड यानी ये आयोडाइड ये अलग हो गया। ठीक, इसके बाद धूप में अलग अलग थे, और ये जो सिल्वर था तो वो क्या करता है, ये लेंसों को गहरा रंग प्रदान कर देता है, जिससे कह सकते हैं कि धूप हमारी आंखों में कम लगती है। फिर इसके बाद जैसे हम छाँव में पहुँचते हैं तो ये सिल्वर आयोडाइड फिर मिलकर फिर सिल्वर आयोडाइड फिर बना लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे आँखें सुरक्षित रहते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या बोला गया है, स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। यानी अगर हमें रंगीन कांच बनाना है वो भी स्थायी रूप से, तो क्या करते हैं, भट्ठी में कांच बनाने से पहले उसमें गर्म करने पर उसमें धात्विक ऑक्साइड यानी कोई धातु का ऑक्साइड मिला देते हैं। ठीक, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या बनाया जाए, जैसे अगर हमें नीले रंग का कांच चाहिए तो हमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाएगा। अगर हमें हल्का यानी अगर नीला रंग चाहिए तो कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर हल्का नीला रंग चाहिए तो फेरिक ऑक्साइड, अगर हमें हल्के हरे रंग का चाहिए तो क्या मिलाएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड। और सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से क्या करते हैं, पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों की बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं? ये चूड़ी कैसे बनाई जाती हैं, तो ये अब अगर देखा जाए तो चूड़ियों को बनाने से पहले किया जाता है, इन्हें भट्ठी में कांच, टूटी हुई कांच को पिघला लिया जाता है। ठीक, फिर उससे कांच के गोले यानी गरम बना ले, फिर उसी से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया, ऐसे जैसे हम लोग जब रोटी बनाते हैं छोटे छोटे गोले लेते हैं, वैसे लेके एक नुकीली राड टाइप में होती है उसी में डालिए, और उसके बाद फिर ऐसे से हिलाते रहते, तो वो धीरे धीरे जो कांच की गोली ली थी वो धीरे धीरे फैलते हुए बड़े साइज की चूड़ी में बदल जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुम्हार मिट्टी के बर्तन किस प्रकार की मिट्टी से बनाता है, तो कुम्हार चिकनी मिट्टी से बनाता है। ठीक, और गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्ठी में पकाए जाते हैं, और पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना, मृत्तिका किसे कहा जाता है, तो जो पके हुए बर्तन होते हैं उसी को मृत्तिका कहा जाता है। किसके? मिट्टी के जो पके हुए बर्तन होंगे। ठीक, अब देखो इसके लिए करता क्या है कुम्हार। सबसे पहले उसने मिट्टी पहले लेता है, फिर मिट्टी को वो बारीक कूटता है, फिर उसे पानी से सानता है यानी मिलाता है एक में, और मिलाने के बाद अच्छे से उसको गूंथता है, और फिर एक लोहे मतलब वो पत्थर का पहिया टाइप में होता है, उसी को वो लोग चाक बोलते हैं, और जिससे एक डंडी से उस चाक में एक गड्ढा होता है उसी में फंसा के ऐसे से घुमा लेते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक चाक भी आ गए हैं, वह बटन ऑन किया बस वो पहिया घूमने लगता है, और उसी के ऊपर
फिर हाथ से रख के वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बना लेता है। और ये फिर मिट्टी के बर्तनों को करता है क्या, वो धूप में सुखाता है, और धूप में सुखाने के बाद फिर भट्ठी में इन्हें एक जगह इकट्ठे सारे बर्तनों को इकट्ठा लगा दिया जाता है। फिर ऊपर से मिट्टी का लेप लगाकर बंद कर दिया जाता है, और उसी के अंदर फिर ईंधन यानी कोयला लकड़ी वगैरह रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी से लेप लगाकर बंद कर दिया जाता है, और आग किसी एक जगह से आग लगा दी जाती है, और कुछ समय बाद यानी 2, 3, 4 दिन बाद फिर उनको खोला जाता है। तो इससे मिट्टी के बर्तन वो पक जाते हैं। इसके बाद आगे चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। यानी मृतिका तो वो बताई जो मिट्टी से बर्तन बना के जो पके हुए मिट्टी के बर्तन थे वो मृतिका। इसी प्रकार से जो चीनी मिट्टी होती है, जैसे घरों में कप वगैरह प्रयोग किया जाता है, वो चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है। यानी सफ़ेद रंग की चीनी मिट्टी होती है वो सफ़ेद मृतिका। इससे चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केतली, गाड़ियों के जो स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छननी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती, मुलायम हो जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन और टाइल्स आदि बनाई जाती है। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाते समय मिट्टी में धात्विक यानी रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है, जिससे इनका रंग बदल जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद उन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र होती हैं और इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक यानी वाटरप्रूफ बना देता है। कहने का मतलब क्या है कि एक फेल्सपार खनिज पदार्थ का नाम है, यानी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज उनके क्षरण का मतलब होता है लगातार वो घिसती रहती हैं, टूटती रहती हैं। ठीक, वो कमज़ोर होकर मिट्टी के रूप में बदलती रहती हैं। वही मिट्टी ली जाती और उसे छन्नी की सहायता से छान लिया जाता है। छानने के बाद फिर उसे आटे की तरह गूंथ के कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, और जब रख दिया जाता है तो यह कुछ दिनों के बाद मिट्टी कायदे से पानी में फूल जाती है और ऐसी हो जाती है जैसे कि पिघली हुई प्लास्टिक। ठीक, पिघली हुई प्लास्टिक की तरह होती है। फिर क्या किया जाता है, इन्हें मनचाहे जो आकार होते हैं, जो सांचे होते हैं, उनमें रख के मनचाहा जो भी हम बनाना चाहते हैं, जो भी बर्तन बनाना चाहते हैं, जो भी गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, कप प्लेट जो भी बनाना चाहते हैं, उनमें हम इन्हें ढाल लेते हैं। ढालने के बाद फिर इन्हें सुखा लिया जाता है, और जब सुखाया जाता है तो सूखने के बाद इनमें सरंध्र हो जाता है। सरंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, क्योंकि जब इन्हें जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन देखते हैं, तो अगर मिट्टी के बर्तनों को अगर ध्यान से देखो तो उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र इसी तरह से इनमें भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जल वाष्प की बूंदें निकल गई, और जब जल वाष्प की बूंदें निकल गई तो वहाँ पे वो खाली स्थान बच गया, यानी जल के अणु तो निकल गए तो खाली स्थान बच गया, और यही सरंध्र यानी छिद्र बनते हैं। फिर इन्हीं छिद्रों को किया जाता है, फिर इन्हें यानी जो तैयार सूखे हुए बर्तनों को एक विशेष प्रकार की भट्टी में खूब ऊँचे ताप पर पकाया गया। ठीक, खूब ऊँचे यानी इन्हें उच्च ताप पर पकाया गया, और पकाने के बाद कोई एक अच्छा ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड या ये कह सकते हैं कोई टिन ऑक्साइड ले जाके इनके ऊपर लेप चढ़ा दिया गया, और लेप चढ़ाने के बाद फिर गर्म कर दिया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो
जो धात्विक ऑक्साइड था वो पिघलकर एक परत इसकी कह सकते हैं चढ़ जाती है, और ये जितने सरंध्र होते हैं, जितने छिद्र होते हैं, वो सबके सब बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं वाटर प्रूफ का काम करते हैं, यानी जल रोधक का कार्य करते हैं। ठीक, आगे इसके बाद अब बात करते हैं साबुन। साबुन क्या है? ये भी एक प्रकार से मानव निर्मित वस्तु है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने कपड़ों या नहाने धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिला लेते हैं। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन क्या है, तो हम बता सकते हैं साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण है। ठीक, इसके बाद इन्हें प्रायः सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेलों की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये साबुन यानी जैसे जो नहाने वगैरह के साबुन होते हैं। इसके बाद अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक यानी एक प्रकार से जिसको हम लोग बोलते हैं, कह सकते हैं वो कपड़े धुलने के लिए प्रयोग किया जाता है, पाउडर, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं निरमा, वही। बाज़ार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। कठोर जल यानी जल भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कठोर जल और मृदु जल। ठीक, तो जो कठोर जल होता है वो साधारण जो साबुन, नहाने वाला साबुन होता है, अगर हम उसके साथ प्रयोग करेंगे तो वो उसमें झाग नहीं देगा, झाग जैसे जो फेना बनता है वो। और जो अपमार्जक होता है, ठीक, निरमा, डिटर्जेंट पाउडर, तो ये ऐसा इतना कठोर होता है कि यह कठोर जल में भी झाग देता है, यानी जब क्रिया करता है तो ये झाग उत्पन्न करता है। झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है, यानी इस वाली जो साबुन से ये रासायनिक की भाषा में ये अलग होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देते हैं और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। ठीक, यानी डिटर्जेंट पाउडर से अगर कपड़े धोने हैं तो हम वो उससे ज़्यादा साफ धुल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब आ जाते हैं इस अध्याय की समाप्ति की ओर। इस अध्याय से अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा उसके बारे में। पहला, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे ये कैसे हैं? ये प्रकृति प्रदत्त हैं। इसके बाद आगे बर्तन, साइकिल, कार आदि क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसके बाद सूती रेशों से सूती वस्त्र एवं संश्लेषित रेशों से नायलॉन, टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। आगे, कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। थर्मोप्लास्टिक वही जिसको हम बार बार गर्म कर सकते हैं बार, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद साधारण कांच, कठोर कांच एवं फ्लेट कांच, ये कांच के प्रकार हैं। अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग देने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा लेसन समाप्त हुआ और अब इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।